आज का विषय है दिव्यांगजन सशक्तिकरण में हिंदी पत्रकारिता की भूमिका। इस कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत करने के लिए तथा सम्मानित अतिथिगण का आधिकारिक स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहता हूं अपने माननीय निदेशक डॉक्टर रमेश पांडे साहब को। सर, आप तक अगर आवाज मेरी पहुंच रही है तो आप हमारे आज के सम्मानित अतिथिगण का आधिकारिक स्वागत करने की कृपा करें सर। सर, आवाज पहुंच रही है सर आप तक? हाँ नीरज जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी आ रही है सर। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी। आज के इस सीआरसी गोरखपुर के 23वें वेबिनार में ई परामर्श श्रृंखला में, जिसका विषय है दिव्यांगजन सशक्तिकरण में हिंदी पत्रकारिता की भूमिका। इस वेबिनार में आज के मुख्य वक्ता प्रोफेसर अजय श्रीवास्तव जी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट जर्नलिज्म डिपार्टमेंट, इंटरनेशनल सेंटर फॉर डिस्टेंस एजुकेशन एंड ओपन लर्निंग, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला, और गोरखपुर हिंदुस्तान के स्थानीय संपादक एवं हमारे सीआरसी के सहयोगी मेरे मित्र श्री आशीष त्रिपाठी जी। आज के कार्यक्रम के समन्वयक श्री नीरज मधुकर जी, अरविंद पांडे जी, कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग प्रदान कर रहे हैं अंकित एवं संतोष जी, सीआरसी के सभी वरिष्ठ अधिकारी कर्मचारी, आज मीडिया के जितने भी हमारे मित्र इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, आप सभी, आज जितने भी प्रोफेशनल, जितने भी अभिभावक दिव्यांगजनों के हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी, एवं सामाजिक संगठनों के अनेक कार्यकर्ता जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी का मैं अपने मंत्रालय सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय और अपने मंत्रालय के विभाग दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग तथा अपने राष्ट्रीय संस्थान राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान देहरादून और हमारे क्षेत्रीय केंद्र समेकित क्षेत्रीय गोरखपुर का समेकित क्षेत्रीय केंद्र की तरफ से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का जो विषय है, इस विषय की शुरुआत के लिए मुझसे जब आज के समन्वयक नीरज मधुकर जी ने मेरे से करीब करीब 5 दिन पहले इस विषय पे चर्चा की, तो मैंने ये महसूस किया, क्योंकि मैं पूरे देश में आजकल जो वेबिनार्स हो रहे हैं दिव्यांगता के अलग अलग मुद्दों पर, उनमें मैं अक्सर पूरे देश में प्रतिभाग करता हूं, और मैंने महसूस किया कि जर्नलिज्म और डिसेबिलिटी का जो कन्वर्जेंस है वो नेचुरल कन्वर्जेंस है, नेचुरल कोलैबोरेशन है। ये एक ऐसा कोलैबोरेशन है जिसमें हमें कहीं फॉर्मल कोलैबोरेशन के लिए एफर्ट करने की जरूरत नहीं होती, और इस कोलैबोरेशन के बिना, इस कन्वर्जेंस के बिना हमारी सर्विसेज कभी स्प्रेड नहीं हो सकती, ये हमें मान के चलना चाहिए। तो जर्नलिज्म के साथ जो हमारा एक समन्वय है और एक इतिहास रहा है हमारे देश में कि दिव्यांगता पुनर्वास के क्षेत्र में जो सर्विसेज की विस्तार हुआ पिछले 2 दशकों में, जब क्षेत्रीय केंद्र खोले गए, राष्ट्रीय संस्थान खोले गए, जनपद स्तरों पर डीडीआरसी खोले गए, वोकेशनल रिहेबिलिटेशन ट्रेनिंग सेंटर्स खोले गए, दूसरे मंत्रालयों में हमारे दिव्यांगजनों के लिए फंड स्थापित किए गए, सीएसआर फंड को इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया, और सामाजिक संगठनों के लिए, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, पेरेंट एसोसिएशन के लिए, डिसेबल्ड पीपल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए सरकार ने फंड की एक स्थायी व्यवस्था करी। ऐसे में जब हम देखेंगे कि उसकी रीच ग्रास रूट लेवल तक, गांवों तक, सुदूर अंचलों तक तब हुई जब मीडिया के साथ एक नेचुरल कोलैबोरेशन स्थापित हुआ। तो मीडिया और डिसेबिलिटी एक दूसरे के नेचुरल कोलैबोरेटर हैं, नेचुरल कन्वर्जेंस है। बिना मीडिया के डिसेबिलिटी की सर्विसेज को स्प्रेड कर पाना, आखिरी दिव्यांग तक सर्विसेज पहुंचा पाना कभी संभव नहीं था, कभी संभव होगा भी नहीं। तो एक नेचुरल, नैसर्गिक आपस में समन्वय है मीडिया का और हम डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन के सर्विस प्रोवाइडर्स का। दूसरा, गोरखपुर में जब हम लोगों की स्थापना हुई सितंबर 2018 में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा और हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री जी के द्वारा, उसके बाद जनवरी 2019 से जब हम लोगों ने सर्विसेज स्टार्ट की, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में सर्विसेज का घोर अभाव है और रीच की दिक्कत है, गांवों तक पहुंचने में दिक्कत है, और सीआरसी का जो स्ट्रक्चर है, जो सर्विस डिलीवरी मैकेनिज्म है, उस मैकेनिज्म से हम लोगों ने ये पाया कि हम चाह कर भी हमारे टेरिटरी के जो 30-35 जनपद हैं उन तक पहुंचे भी तो कैसे पहुंचे, क्योंकि स्टाफ स्ट्रेंथ कम है। डाइवर्स, एक कंपोजिट रीजनल सेंटर का मतलब है कि हर तरह की सर्विसेज आपको एक छत के नीचे ही डिलीवर करनी है।
वो बहुत बहुत कठिन सा था, लेकिन हम आते ही हमें जो गोरखपुर में मीडिया का साथ मिला, खासकर हिंदुस्तान का साथ मिला, हिंदुस्तान अखबार ने जो हमें प्रमोट किया, हमारी सर्विसेज को पूर्वांचल में घरों घरों तक पहुंचाया, इसके लिए हमारा मंत्रालय, हमारा राष्ट्रीय संस्थान और हम एज ए रीजनल सेंटर हम हमेशा मीडिया के आभारी रहेंगे। मैं आपको बताऊं कि पहले दिन से कल तक जो वेबिनार हुए हैं वो सभी पहले दिन से, मतलब मैं स्थापना की बात कर रहा हूं, हमारी स्थापना से लेकर कल तक के वेबिनार की सारी खबरें हिंदुस्तान में प्रकाशित हुई हैं और हमारी मीडिया की एक पूरी फाइल हिंदुस्तान के अखबार के कटिंग से भरी हुई है। गोरखपुर महोत्सव में, इस साल के गोरखपुर महोत्सव में हमारे अलग अलग दिव्यांग बच्चे जो अलग अलग कार्यक्रमों में प्रतिभाग करने वाले थे, अलग अलग परफॉर्मेंसेस देने वाले थे, उन सभी की इंडिविजुअल खबरें हिंदुस्तान ने छापी। और कोरोना काल से लेके जेईएस में हमारा जो कंट्रीब्यूशन है, हम पूर्वांचल में दिव्यांग जनों के पुनर्वास के लिए, उनके अभिभावकों की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, पेरेंट एसोसिएशन के प्रमोशन के लिए, अलग अलग संस्थाओं से कन्वर्जेंस के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए, इंस्टीट्यूशनल रिहेबिलिटेशन के लिए, वोकेशनल रिहेबिलिटेशन के लिए, जो भी हमारे एफर्ट्स हैं, उसको सबसे प्रमुखता से अगर किसी अखबार ने हमें स्थान दिया है तो वो हिंदुस्तान ने दिया है। मैं हिंदुस्तान के साथ साथ अन्य जो आप हिंदुस्तान के सहयोगी मीडिया संस्थान है, मीडिया समूह है, उन सभी को मैं आभार प्रकट करता हूं सीआरसी की तरफ से। और आगे मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे भी ये क्रम जारी रहेगा। पिछले 1.5 सालों की अगर हम बात करें, मैं आज के दोनों मुख्य वक्ताओं को ये बताना चाहूंगा कि पिछले 1.5 सालों में सीआरसी गोरखपुर, पूरे देश में इस समय 16-17 रीजनल सेंटर्स हैं, हमारे 9 राष्ट्रीय संस्थान हैं और जनपद स्तर पर हमारी डीडीआरसी संचालित हो रही है प्रोजेक्ट मोड में। लेकिन पिछले 1.5 वर्षों में अपने काम के बल पर, अपने यूनिक इनिशिएटिव्स के बल पर सीआरसी गोरखपुर ने देश में अपना एक अलग मुकाम बनाया है। हम मॉडल सीआरसी हैं और जस्ट इस वेबिनार के पहले वाले वेबिनार में हमारे मंत्रालय के निदेशक श्री केवीएस राव साहब जुड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि सारे देश के रीजनल सेंटर्स को हमसे प्रेरणा लेनी चाहिए, सीख लेनी चाहिए। मैं इसलिए इस बात का उल्लेख यहाँ पे कर रहा हूं कि ये प्रेरणादायी स्थिति इसलिए बन पाई है कि आप यानी मीडिया हमारे साथ है। और चाहे नेपाल बॉर्डर से भी हमारे पास फोन कॉल आते हैं, चाहे बिहार बॉर्डर से हमारे पास फोन कॉल आते हैं, या वहां से लोग हमारे पास सर्विसेज के लिए आते हैं, तो उनका एक विश्वास है, उनके अंदर एक विश्वास जगा। और वो विश्वास इसलिए जगा कि सस्टेनेबल सपोर्ट है आपका हमारी सर्विसेज को लेकर, सस्टेनेबल प्रमोशन है। एक दिन के प्रमोशन से ये विश्वास नहीं जगता। तो आप लोग रात दिन हमारे साथ हैं, इसीलिए हम इतना अच्छा काम पूर्वांचल में कर पा रहे हैं। और इसी आपके सहयोग के बल पे ही पूर्वांचल में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में नव स्थापित सीआरसी गोरखपुर ने पूरे देश में एक अपना अनोखा मुकाम बनाया है, जो कि अमिट रहने वाला है। मैं ज्यादा समय तो नहीं लूंगा, मैं एक जगह सफर में हूँ और नीरज जी की हार्दिक इच्छा थी, मुझे भी आज के दोनों वक्ताओं से मिलना था, तो मैं आप दोनों लोगों का ज्यादा समय तो नहीं लूंगा, लेकिन मैं आशा करता रहूंगा कि आप लोगों का आशीर्वाद हमेशा हमारे क्षेत्रीय केंद्र पर बना रहेगा, आप लोगों का सहयोग बना रहेगा। हिंदुस्तान के साथ, अन्य मीडिया समूहों के साथ हमारा एक नेचुरल जो कोलैबोरेशन है, कन्वर्जेंस है, वो हमेशा स्थापित रहेगा, जिससे पूर्वांचल की जनता, जिसे बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है, वो हमेशा ही बना रहेगा। दूसरा, कोरोना काल में भी मैंने ये देखा कि जब हम लोगों ने ये महसूस किया लॉकडाउन शुरू होते ही कि अब बच्चे हमारे पास आएंगे कैसे, पेरेंट्स हमारे पास आएंगे कैसे, तो उस समय हमारे सारे प्रोफेशनल के नंबर, मोबाइल नंबर हमारे हिंदुस्तान ने पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में फ्लैश कर दिया। हमारे जितने वीडियो ट्यूटोरियल्स आते हैं, हमारे जितने वेबिनार होते हैं, हमारे जितने ई रिसोर्सेस हैं दिव्यांगजनों से जुड़े हुए, उनका अधिकतम प्रचार प्रसार आपके अखबार ने किया, जिसके लिए मैं हमेशा आपका आभारी हूँ। इस पूर्वी उत्तर प्रदेश के सारे दिव्यांगजन, त्रिपाठी साहब आपके आभारी हैं और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आपका आशीर्वाद, आपका सहयोग हमारे साथ ऐसा रहे। मैं फिर से आज के हमारे सम्मानित वक्ता प्रोफेसर अजय श्रीवास्तव जी और हमारे अग्रज श्री त्रिपाठी जी, दोनों लोगों का मैं अपने क्षेत्रीय केंद्र, अपने राष्ट्रीय संस्थान और अपने मंत्रालय की तरफ से स्वागत करता हूं।
आप सभी जितने पार्टिसिपेंट्स आज जुड़े हैं, मैं पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज का वेबिनार एक मील का पत्थर साबित होगा, ऐसी मैं इच्छा रखता हूं, ऐसी मेरी शुभेच्छा भी है। मैं सबको फिर से शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका भी। और ये थे हमारे युवा और ऊर्जावान निदेशक सीआरसी गोरखपुर के निदेशक श्री रमेश कुमार पांडे साहब। आपका सहयोग हमें हमेशा मिलता रहता है सर, और आपके कुशल निर्देशन में हमें उम्मीद है कि हमारा सीआरसी गोरखपुर कामयाबी की नई इबारत लिखेगा। मित्रों, मैं आज आपका परिचय एक ऐसी शख्सियत से कराने जा रहा हूं जिन्होंने न केवल पत्रकारिता किया है बल्कि पत्रकारिता को जिया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं आज के हमारे प्रमुख वक्ता और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर अजय श्रीवास्तव साहब की। स्वागत है सर आपका इस कार्यक्रम में। आप जनसत्ता के ब्यूरो चीफ के पद पर लंबे समय तक कार्य कर चुके हैं और साथ ही हिमाचल प्रदेश के दिव्यांग जनों हेतु निर्मित सलाहकार बोर्ड के सदस्य के पद पर वर्तमान समय में भी काबिज हैं। हिमाचल प्रदेश में सुगम्य मतदान की प्रक्रिया हेतु निर्मित हिमाचल प्रदेश स्टेट स्टीयरिंग कमेटी के सदस्य हैं। साथ ही आप हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के दिव्यांगता प्रकोष्ठ के नोडल ऑफिसर भी हैं। उक्त के अलावा आपको हिमाचल प्रदेश स्टेट ऑफ एक्सेलेंस अवार्ड इन डेवलपमेंटल जर्नलिज्म, ये अवार्ड आपको दिया गया है। इसके अलावा कॉमनवेल्थ अवार्ड फॉर पार्लियामेंट्री रिपोर्टिंग जैसे अवार्ड से भी आपको नवाजा गया है। मित्रों, हम आपको बताना चाहते हैं दिव्यांगता में किस प्रकार से मीडिया का बड़ा रोल हो सकता है, इसका 2-3 उदाहरण मैं देना चाहता हूं। हिमाचल प्रदेश में दिव्यांग विद्यार्थियों की शिक्षा पूरी तरह से आज के डेट में निःशुल्क है और उनसे किसी भी प्रकार की कोई भी फीस या फंड नहीं लिया जाता है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने 4 जून 2015 को एक ऐतिहासिक फैसला देते हुए कहा कि दिव्यांग बच्चों को मुफ्त शिक्षा मौलिक अधिकार है। यह डॉक्टर श्रीवास्तव साहब के प्रयासों का ही नतीजा रहा है। उन्होंने पीआईएल किया और उसके आधार पर माननीय उच्च न्यायालय ने ये फैसला दिया है। उन्होंने एक जनहित याचिका दायर की जिसके परिणाम स्वरूप हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने दिव्यांग विद्यार्थियों की मासिक छात्रवृत्ति कई गुना बढ़ा दी। जैसे विश्वविद्यालय स्तर पर पढ़ने वाले विद्यार्थियों को यदि वे हॉस्टल में हैं तो 3750 रुपए प्रति माह, और यदि वे हॉस्टल में नहीं है तो 2250 रुपए प्रति माह की छात्रवृत्ति उन्हें दी जाती है, जबकि पहले केवल 500 रुपए तक सीमित थी। बधाई के पात्र हैं हम इनके साथ जुड़े हुए टीम के सदस्य और डॉक्टर श्रीवास्तव साहब भी। मित्रों, हिमाचल प्रदेश में दिव्यांग जनों हेतु लिखित परीक्षा में उससे संबंधित जो दिशा निर्देश था उसका पालन नहीं किया जा रहा था। उसके बाद उन्होंने डॉक्टर श्रीवास्तव साहब ने 2013 में एक पीआईएल दायर किया और इस नीति को पूरे हिमाचल प्रदेश में लागू करवाया, जिसका फायदा आज वहां करीब 1.5 लाख की संख्या में जो डिसेबल्ड पॉपुलेशन है, 1,55,316 डिसेबल्ड पर्सन हिमाचल प्रदेश में रह रहे हैं, जो अलग अलग उम्र वर्ग के लोग हैं, उसमें उनको फायदा मिला है। इन्होंने एक जनहित याचिका के द्वारा हिमाचल प्रदेश में सुगम्य पुस्तकालय की भी शुरुआत कराई, जो एक ऐतिहासिक कदम है। डॉक्टर साहब, मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं और सीआरसी परिवार की तरफ से मैं शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूं कि आपने व्यस्ततम समय में से हमारे लिए समय निकाला, लोगों के सामने मुखातिब होने के लिए समय निकाला। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि आप लोगों के सामने मुखातिब हो और अपना उद्बोधन दे। सर, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? डॉक्टर श्रीवास्तव सर, अनम्यूट कीजिए प्लीज। डॉक्टर श्रीवास्तव सर, अनम्यूट कीजिए। हाँ, अब आपको आवाज आ रही है? आपकी आवाज आएगी सर। जी, धन्यवाद नीरज मधुकर जी। मैं आभारी हूँ। जी, आ रही है सर। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। मैं आभारी हूँ सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और उससे संबंधित विभाग के अंतर्गत सीआरसी गोरखपुर का, जिन्होंने इतने महत्वपूर्ण विषय पर आज एक वेबिनार रखा है। मैं डॉक्टर रमेश पांडे जी और आपकी पूरी टीम का धन्यवाद करता हूं, न सिर्फ इसलिए कि आपने मुझे यहाँ पर बोलने का जो है अवसर दिया, बल्कि इतने बड़े क्षेत्र में ये वेबिनार सुना जाएगा, देखा जाएगा और बाद में इसके वीडियो
लोग शेयर करेंगे तो लोगों की जानकारी बढ़ेगी। और सही मायनों में जो आपने विषय रखा है हिंदी पत्रकारिता, वेबिनार भी एक तरीके से नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके पत्रकारिता का हिस्सा है। मैं जो दूसरे मुख्य वक्ता हैं श्री आशीष त्रिपाठी जी, उनका भी आभार जताता हूं कि आज उनसे भी हमें पत्रकारिता में, वो इतने लंबे समय से हैं और इतने वरिष्ठ पद पर कार्यरत हैं, उनके भी हमें अनुभव और उनका मार्गदर्शन भी हमें प्राप्त होगा। मैं चूंकि एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं, इसके अलावा एक पत्रकार रहा हूं और विश्वविद्यालय में पत्रकारिता भी यहाँ पढ़ाता हूं, जो मेरी रोजी रोटी का हिस्सा है। लेकिन मूल रूप से देखा जाए तो कोई भी व्यक्ति रोजी रोटी के हिस्से के कारण से जिंदगी नहीं जीता है, उसके लिए और भी बहुत से जो है उद्देश्य होते हैं। तो मेरे जीवन में विकलांगता या दिव्यांगता एक जिंदगी जीने का एक उद्देश्य है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये ऐसा वर्ग है, इसके लिए अगर हम कहीं से भी कोई भी काम करेंगे तो एक बहुत बड़ी जनसंख्या है उसके सशक्तिकरण में लाभ होगा। मैं चूंकि एक पत्रकार भी हूं और मुझे लगता है कि संपूर्ण समाज के लिए सशक्तिकरण में मीडिया की या हिंदी पत्रकारिता की विशेष तौर पर बहुत बड़ी भूमिका है। हम जानते हैं कि मीडिया और विकास का सीधा संबंध है। वर्षों से दुर्गम और पिछड़े क्षेत्रों में जब मीडिया पहुंचता है, पत्रकार पहुंचते हैं, समाचार वहां से आते हैं, तो उसके बाद एक जो साइकिल है विकास का, जो चक्र है, वो शुरू हो जाता है और वहां विकास की रोशनी पहुंचने के रास्ते भी खुलते हैं। जब हम दिव्यांग जनों के सशक्तिकरण को लेकर बात करते हैं तो मीडिया या हिंदी मीडिया की भूमिका की चर्चा स्वाभाविक हो जाती है। जैसा कि डॉक्टर रमेश पांडे कह रहे थे, उन्होंने बिल्कुल एक स्पष्ट रूप से कहा कि सीआरसी सुंदरनगर के जो कार्य मीडिया ने जिस प्रकार से योगदान किया, उससे बड़े पैमाने पर सशक्तिकरण का रास्ता खुला। हिंदी की जब हम बात करते हैं तो हिंदी सिर्फ भारत की एक प्रमुख भाषा ही नहीं है, बल्कि एक संस्कार भी है। अगर हम देखें तो देश के एक काफी बड़े हिस्से पर हिंदी का राज है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, बिहार, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, यहां तक कि गुजरात, बंगाल और पूर्वोत्तर के कई राज्य और दक्षिणी राज्यों तक हिंदी या तो सब जगह बोली और समझी जाती है या समझी, बोली और लिखी पढ़ी भी जाती है। कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है, यानी अंडमान निकोबार से लेकर के लक्षद्वीप तक और लद्दाख से लेकर के कन्याकुमारी तक, जहां की हिंदी समझी ना जाती हो। भारत में ही नहीं, भारत से बाहर भी बहुत से देश ऐसे हैं जहां हिंदी व्यापक रूप या तो बोली जाती है और समझी जाती है, या कुछ स्थानों पर साहित्य भी रचा जा रहा है। इन सभी राज्यों में भारत के, जहां की मैंने बात की, रेडियो, टीवी, सोशल मीडिया और समाचार पत्र एक नई ऊर्जा के साथ रोज हमारे सामने आते हैं। अभी अगर हम देखें तो जो हिंदी समाचार पत्रों का कुल प्रसार है या जो हिंदी चैनल्स की जो रीच है, पहुंच है, या हिंदी रेडियो की, आकाशवाणी के हिंदी समाचार की या जो अन्य कार्यक्रमों की है, वो किसी भी भारतीय भाषा से ज्यादा है हिंदी की। और इसका हम इसलिए हम सीधे तौर पर कह सकते हैं कि हिंदी पत्रकारिता की पहुंच देश में सबसे अधिक है और हम बहुत बड़ी जनसंख्या तक आसानी से अपनी बात हम पहुंचा सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो हिंदी पत्रकारिता की गूंज या धमक दूर आती है। केंद्र और लगभग सभी राज्य सरकारें उस पर ध्यान देती हैं। जब हम दिव्यांग जनों के सशक्तिकरण के मुद्दे को पत्रकारिता के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो हमें प्रमुख रूप से 2-3 बिंदुओं को समझना होगा। सबसे पहले, सशक्तिकरण है क्या? हम बात सशक्तिकरण की करते हैं, दिव्यांग जनों की या विकलांग जनों की या पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज की बात करते हैं, लेकिन सशक्तिकरण क्या है? हमारे यहाँ
हम काफी लंबे समय से देखें, मैं बहुत पुराने समय में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन जब से हमारे ऊपर ब्रिटिश राज था या हम अंग्रेजों के गुलाम थे, उस समय से लेकर के और आजादी के समय तक या कुछ समय बाद तक ये माना जाता था कि ये वर्ग, जिसको हम दिव्यांग जन कहते हैं, इसको रोटी दे दो, कपड़ा दे दो, शेल्टर दे दो यानी छत दे दो और इनका गुजारा चल जाएगा, इससे अधिक इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि लोग कहते नहीं थे, लेकिन ये माना जाता था कि ये लोग बोझ हैं, ये पूरा जो वर्ग है ये नॉन प्रोडक्टिव है, ये कुछ कर नहीं सकता है, ये धरती के ऊपर बोझ हैं, इसलिए इनको जीने का हक तो है। क्योंकि हमारे समाज में, भारतीय समाज में जीव को बहुत महत्व दिया गया है। हम चींटी, कौए, गाय, कुत्ते, इन सबको जीवन जीने के लिए कुछ ना कुछ साधन, खाना उपलब्ध कराते हैं। उसी श्रेणी में, ये हमें सुनने में कुछ बुरा लगता है, लेकिन उसी श्रेणी में हम मानते थे कि जो दिव्यांग जन है उनको जीवन जीने का अधिकार इस रोटी, कपड़ा और छत देने भर से पूरा हो जाएगा। आजादी के बाद तक भी ऐसा चलता रहा। इसका हमें सामने उदाहरण भी दिखता है कि हमारे देश में कोई भी कानून जो पूरी तरीके से दिव्यांग जनों के हर वर्ग को जो है कवर करता हो, कोई भी कानून नहीं था। अगर हम दिव्यांगता से जुड़े कानूनों के इतिहास में जाते हैं तो सबसे पहला हमें कानून मिलता है इंडियन ल्यूनेसी एक्ट 1912, यानी कि जो लोग मानसिक रूप से जो है विकलांग हैं, जिनको की कोई ना कोई मनोरोग है, उनसे जुड़ा कानून 1912 का था, जो अंग्रेजों ने बनाया था। और वो बहुत ही खराब, बहुत ही डेरोगेटरी, निगेटिव और अगेंस्ट ह्यूमन यानी मानवाधिकारों का खुले तौर पर उल्लंघन होता था। और हैरानी की बात है कि 1987 तक वही सिलसिला चलता रहा, पूरी दुनिया में बदलाव आते रहे और भारत की सरकारों ने इसलिए उसको समझने में, उनके अधिकारों में कोई ज्यादा दिलचस्पी नहीं ली, क्योंकि समाज में कोई प्रेशर ग्रुप नहीं थे और मीडिया भी लगभग इन सारे मुद्दों से, मानवाधिकार से जुड़े मुद्दों से अनजान था। 1987 में हम देखते हैं भारत में आजादी के बाद पहला विकलांगों से जुड़ा एक कानून आया, मेंटल हेल्थ एक्ट 1987, यानी कि मानसिक स्वास्थ्य कानून 1987। और उसके बाद हम देखते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण एक लैंडमार्क कानून आया 1995 का, जिसको हम पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 1995 कहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि एक सुप्रीम कोर्ट ने भी एक मामले में कहा था कि इट इज ए बैडली ड्राफ्टेड लॉ। क्यों? क्योंकि हमारे यहां मीडिया का उस समय तक बहुत व्यापक पैमाने पर कोई दखल इस क्षेत्र में नहीं था। जैसे पूरे समाज की मानसिकता थी कि ये दिव्यांग जन हैं, बेचारे हैं, इनको रोटी दे दो, कपड़ा दे दो, खाना दे दो और ये जिंदगी जी लेंगे, इनके लिए कोई। यही वजह है कि जब ये कानून संसद में पास हो रहा था, कोई बहस नहीं हुई इसके ऊपर। सभी सांसदों ने एक मत में कहा कि बेचारों के लिए कोई कानून बन रहा है, इसकी आवश्यकता नहीं है और इसको पास कर दो। यानी कि बिना बहस के ये कानून पास हो गया, क्योंकि बेचारा माना जाता था। इनके लिए काम करना, इस वर्ग के लिए इनके अधिकारों की, मानवाधिकारों की बात नहीं थी, एक पुण्य का काम माना जाता था। और ये भी धारणा थी कि ये पूर्व जन्म के इनके कर्म हैं, इनके माता पिता के कर्म हैं, इन्होंने कोई खराब कर्म काम किए हैं पूर्व जन्मों में, जिसकी सजा इनको मिल रही है और ये सजा काटना इनके लिए आवश्यक है। इस प्रकार की बहुत से भ्रांतियां, बहुत सी बुरी भावनाएं इस वर्ग को लेकर के हमारे साथ चलती रही। और 1995 का कानून जब पास हुआ, उसके बाद समाज में भी जागरूकता आई और पत्रकारिता में भी धीरे धीरे करके जागरूकता आई। उस समय मैं एक समाचार पत्र के लिए, जिसको जनसत्ता कहते हैं, उसके लिए कार्य कर रहा था। और उसमें काम करते हुए हमने इस कानून की कसौटी पर कसना शुरू किया समाज को। यानी कि हमने कानून की भी निकाली, बहुत से समाचार लिखे, मैंने ही नहीं, अन्य लोगों ने भी समाचार लिखने शुरू किए। मैं उस समय हिमाचल प्रदेश में काम कर रहा था, तो हिमाचल प्रदेश में मैंने पाया कि ये कानून तो 1995 का फरवरी 1996 से लागू हो गया, लेकिन इसको लेकर के कोई नियम ही नहीं बने। जब कोई कानून बनता है तो उसके साथ उसको लागू करने के लिए नियम बनते हैं।
कोई नियम नहीं बने, और जब नियम बने तो उसको लागू करने का तरीका इतना इतना खराब था। इसमें दो प्रमुख एक समितियां थी, स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी, और वो कोऑर्डिनेशन कमेटी जो कोई फैसले करती थी उसको लागू करने के लिए स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी, यानी कि जो स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी थी उसका गठन नहीं किया गया और स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी यहां पर बना दी गई। अरे जब कोई फैसला ही स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं करेगी, क्योंकि उसका अस्तित्व ही नहीं था, तो स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी लागू किसको करेगी? मीटिंग्स, आप लोग हैरान हो जाएंगे, पूरे देश भर में यही स्थिति थी। मीटिंग्स इसकी 6 महीने में होनी चाहिए थी, स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी की और 6 महीने में, और स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी की 3 महीने में, लेकिन मीटिंग नहीं होती थी। जो समाचार पत्रों में मैंने उस समय दिया, उसके बाद ये सब चीजें दुरुस्त होनी शुरू हुई। क्यों? क्योंकि मैंने इस पूरे कानून का अध्ययन किया, मेरा जुनून था एक कार्यकर्ता के तौर पे समाज में काम करने का, और उसमें मानवाधिकारों, और मानवाधिकारों को भी हम अगर नैरो डाउन करें तो दिव्यांगजनों के लिए काम करने का। तो उस समय ये लगा कि हाँ, इनको 3% आरक्षण भी दिया जाएगा। आरक्षण इस कानून का हिस्सा बन गया। लागू करने का नाम कोई भी सरकार, कोई भी नौकरशाह नहीं लेते थे, क्योंकि ये माना जाता था कि ये लोग इस लेवल पे हैं ही नहीं कि ये पढ़ सकें। फिर उस समय समाचार पत्रों ने का एक बाढ़ आई, और मैंने एवं अन्य साथियों को भी मैंने और उनको कानून, नियम, इन सब की जानकारी देते हुए ये स्थिति आई कि 3% जो आरक्षण था वो आरक्षण लागू किया गया स्कूल और कॉलेजेस में कुछ हद तक। सही मायनों में लागू नहीं हो पाया, क्योंकि मानसिकता सरकार में बैठे लोगों की, नौकरशाहों की, और जो शैक्षणिक संस्थान थे, स्कूल से लेकर के कॉलेज और हमारे विश्वविद्यालय, ये एडमिशन देते नहीं थे। तो इसलिए पत्रकारिता की भूमिका वहां पर लगातार बनी रही, जिसकी वजह से ये चीजें इनके सामने आई। क्या हम जब देखते हैं कि जब उनके लिए दरवाजे खुल गए, हालांकि मुझे स्कूल में, सरकारी स्कूल में एडमिशन के लिए दरवाजे खोलने के लिए 2011 में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर करनी पड़ी। उसके बाद से काफी साफ हुए, और लेकिन हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि इनको इस कानून के तहत समाज में हर विद्यालय में पढ़ने का हक है, और सरकार की ये जिम्मेवारी है कि अपने स्कूलों में और कॉलेजेस में और विश्वविद्यालय में इनको दाखिले दे। क्या हम देखें दाखिला देना काफी है? हमारा जिसको हम विकलांगता जन अधिनियम 1995 कहते हैं, उसमें कहा गया है कि एवरी चाइल्ड हैज राइट टू गेट education in up to the age of 18 years in an appropriate environment, यानी कि उचित वातावरण में 18 साल तक के हर दिव्यांग बच्चे को पढ़ाई करना उसका मौलिक अधिकार है। ये राइट टू एजुकेशन एक्ट में भी आ गया। लेकिन आप देखिए, उचित वातावरण कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया गया, उसको परिभाषित नहीं किया गया। एक दृष्टि बाधित के लिए उचित वातावरण वो नहीं हो सकता है जो कोई व्हीलचेयर यूजर सकता है। एक व्हीलचेयर यूजर के लिए वो उचित वातावरण नहीं हो सकता है जो श्रवण बाधित के लिए हो सकता है। एक उचित वातावरण उस विद्यार्थी के लिए नहीं हो सकता है जो कि हम समाज में आम स्कूलों में देखते हैं, वो वातावरण जो बौद्धिक रूप से, जिसकी बौद्धिक क्षमताएं सीमित हैं। तो ये इस पर ध्यान नहीं दिया गया। यहां पर भी फिर हमारी, जिसको हम अपनी भाषा में, सामाजिक कार्यकर्ता की भाषा में मीडिया एडवोकेसी कहते हैं, उसका काम हुआ। और बड़े पैमाने पर जब समाचार जो है आए, तो उससे हमारे नौकरशाहों के, राजनीतिक सरकार के और माननीय न्यायालय के भी कान में कुछ धमक हुई और उस पर काम शुरू हुआ। इस प्रकार से हम देखें तो हर स्तर पर मीडिया का बड़ा व्यापक रोल रहा है। इसके साथ साथ हम एक बात और देखें, हम दिव्यांगता की शुरुआत या विकलांगता की शुरुआत स्कूल से नहीं होती है, वो जन्म के साथ है, जन्म के कुछ समय बाद भी होती है, वो दुर्घटना के कारणों से भी होती है। जब हम देखते हैं कि एक बच्चा
जब जन्म लेता है तो उसके माता पिता, चूंकि यहाँ जिस राज्य में मैं हूं ये दूर दराज के पहाड़ी दुर्गम इलाके हैं जहां सड़कें भी अब तो काफी अच्छी हैं, लेकिन एक समय था कि 20, 25, 30 साल पहले सड़कें भी कम थी और जागरूकता की कमी काफी थी, क्योंकि समाचार पत्र भी गांव तक पहुंचते नहीं थे। रेडियो एकमात्र माध्यम था, दूरदर्शन का सिग्नल सब जगह नहीं होता था, लाइट की भी दिक्कतें उस समय होती थी, रेडियो के माध्यम से समाचार होते थे और वो उनको सूचना का स्रोत था। तो जब बच्चे का जन्म होता है तो उसको कोई डिसेबिलिटी है अगर, ये जानने का जरिया कोई नहीं था, जबकि हमारा 1995 का कानून कहता है कि उसकी अर्ली डिटेक्शन हो, जल्दी उसको चिन्हित कर दिया जाए ताकि उसका कोई समाधान निकाला जा सके। लेकिन ऐसा नहीं था, उसमें भी मीडिया अपनी भूमिका निभाई। मैंने हजारों समाचार इन सारे विकलांगता के मुद्दों को, डिसेबिलिटी के मुद्दों को लेकर के सिर्फ हिमाचल प्रदेश में ही लिखे, क्योंकि मैं मानता हूं कि हिमाचल प्रदेश मेरे लिए इन मामलों में, जो डिसेबिलिटी के मामले हैं उसमें एक प्रयोगशाला है, एक लेबोरेटरी रही है। मैंने यहीं से सीखा, यहीं के विशेष विद्यालयों से मैंने सीखा और उस सीखने के बाद यहीं पर समाचार लिखे और उन समाचारों के बाद फिर मैंने पढ़ा, फिर सीखा और उसके साथ साथ जिसको हम कहते हैं लीगल लिटरेसी ऑन डिसेबिलिटी, लीगल लिटरेसी यानी कि कानून की समझ विकलांगता के मामले को लेकर के समाज में भी पैदा होनी शुरू हुई। एक तो ये मुद्दा कि उसके बाद जब विकलांग बच्चों की पहचान हो जाती है तो उसका समाधान कैसे हो, उसके लिए क्या क्या करना चाहिए, ये मीडिया का रोल इसमें आया। और उसके बाद वो बच्चा जिस भी विकलांगता का है को किस उचित वातावरण में, किस स्कूल में जो है प्रवेश दिया जाए, ताकि वो अपनी शिक्षा का अधिकार, जो कि कानून से नहीं मिलता है, जीवन जीने का अधिकार और शिक्षा का अधिकार, ये हमें हमारी समझ को बिल्कुल ठीक उल्टे चक्र में सोचना पड़ेगा। ये विकसित होने के अधिकार हैं, जीवन जीने का अधिकार हमारा नैसर्गिक अधिकार है। ये संविधान ने हमें इसलिए दिया है कि कोई उसको छीन ना ले, इसके लिए उसमें प्रावधान है। जब हमारा संविधान नहीं था तब भी तो जीवन जीने का अधिकार था। अंग्रेज थे, मुगल थे, मुस्लिम थे, उससे पहले जब हिंदू राज्य थे, जीवन जीना हमारा मौलिक अधिकार शुरू से रहा है। इसी प्रकार से शिक्षा हमारे समग्र विकास से जुड़ा हुआ है। ये अधिकार कोई छीने ना, जो कि छिनता रहा था, इसलिए उसको हम सबसे पहले जो है पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 95 में लाया गया और फिर जब राइट टू एजुकेशन आया उसमें इसको डाला गया। लेकिन उसमें भी बहुत सी दिक्कतें हैं। 3% आरक्षण सही मायनों में अभी तो स्कूल स्तर पर 4% आरक्षण हो गया है और कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल पर 5% आरक्षण है। लेकिन क्या ये आरक्षण सही मायनों में लागू हुआ है? मेरा दावा है कि पूरे देश भर में 3% आरक्षण का जो 1995 का कानून था वो भी लागू नहीं हो पाया है। 4 और 5% की तो बात हम छोड़ दें, सिर्फ हिमाचल प्रदेश ही नहीं, पूरे देश भर में। क्यों? क्योंकि मीडिया की समझ अभी भी काफी हद तक एक चैरिटी पर बेस्ड है। सबसे पहले हमारे पास क्या मॉडल था, मैं भी मीडिया से हूं इसलिए मैं उसको ज्यादा ठीक ढंग से यहां पर व्याख्यायित कर पाऊंगा। हमारे सामने मॉडल था एक मेडिकल मॉडल कि जो लोग दिव्यांगजन हैं या विकलांग हैं, वो बीमार हैं, इसको दवा इलाज चाहिए और उसके बाद इनको रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए, रहने के लिए छत चाहिए। दूसरा मॉडल उसके बाद जो समाज में भी प्रचलित रहा और मीडिया में भी आया कि ये जो है ये लोग बेचारे हैं और इनको जीवन जीने के अधिकार के साथ साथ थोड़ी सी चीजें और चाहिए, क्योंकि हमारी करुणा और दया, यानी जिसको हम चैरिटी मॉडल कहते हैं, चैरिटी मॉडल भी हमारे सामने आया। ये मैं सिर्फ जो है थ्योरी की बातें नहीं कर रहा हूं, मैं प्रैक्टिकल में इसको रोज देख रहा हूं। दया करके इसके ऊपर हम जिसको लेकर के काम करते रहे, मेरे जैसे अन्य पत्रकार भी काम करते रहे, वो मॉडल, ये दोनों मॉडल बिल्कुल नहीं थे। वो मॉडल थे ह्यूमन राइट्स मॉडल या राइट्स बेस्ड मॉडल, कि ये संविधान ने इन लोगों को, जो हमारे दिव्यांगजन हैं, इनको अधिकार दिए हैं, उन अधिकारों की कसौटी पर हम समाज को
तार कसते हैं। जब हम कसते हैं तो कोई भी छोटी बात, अभी मैं कुछ एग्जाम्पल देकर के बताऊंगा, काफी बड़े समाचार बनाती है। और समाचार का बनना अपने आप में एक कोई मैकेनिकल एक प्रक्रिया नहीं है, उसके साथ साथ बहुत सी गूंज दूर तक जाती है। क्योंकि जब एक बार समाचार छपता है और उसमें वायलेशन ऑफ लॉ, वायलेशन ऑफ रूल्स, या समाज की जो ग्रास रूट लेवल पर काम है, जो धरातल स्तर पर काम है, जब सरकार के कानों पर जाते हैं और वो एक्सपोज होती है, उजागर होती है, चाहे केंद्र सरकार है चाहे राज्य सरकार है, वो समाचार पत्रों या चैनलों या रेडियो या आज सोशल मीडिया इतना पावरफुल है, पोर्टल है, इनके माध्यम से जब जब गूंज दूर तक जाती है तो उसमें सुधारात्मक जो है कदम उठाए जाते हैं। अभी 4% आरक्षण की बात है स्कूल कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटी में, और में जो है 5% है और नौकरियों में 4% है। पहले कहा ये अभी सिर्फ हमारे यहाँ बातें लगभग थ्योरेटिकल हैं, प्रैक्टिकल में लाने के लिए समाज में मीडिया की भूमिका और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। इसमें मुझे मीडिया की गलती सामने दिखाई नहीं देती है, क्योंकि मीडिया भी उसी मेडिकल और चैरिटी मॉडल को लेकर के चलता रहा है। उसमें ह्यूमन राइट्स मॉडल के लिए कोई पढ़ाई या स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल पर कहीं पढ़ाया नहीं जाता है। ये उन स्वयंसेवी संस्थाओं का काम है और कुछ हद तक सरकार का भी काम है कि उनको इस मॉडल की जानकारी दे। मैं यहाँ जितने हमारे साथ दिव्यांग जन जुड़े हैं, उनके अभिभावक जुड़े हैं, उनके साथ भी मैं अपनी बात शेयर करना चाहता हूं। किसी पत्रकार को आप, जब हम मीडिया की भूमिका की बात कर रहे हैं तो हम अपेक्षा करते हैं कि बहुत अच्छी एक उनके अधिकारों के उल्लंघन को उजागर करता समाचार, कानून का हवाला देता हुआ समाचार सामने आएगा। ये अपेक्षा हमारी थोड़ी ज्यादा है मीडिया से। क्यों ज्यादा है? क्योंकि हमने मीडिया को अभी तक इस मामले में संवेदनशील ही नहीं बनाया, सेंसिटाइज ही नहीं किया है। ये काम दिव्यांग जनों, उनसे जुड़े संगठनों, उनके अभिभावकों का है कि वो मीडिया के साथ तालमेल बनाएं और स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से मीडिया के साथ तालमेल बनाएं, ताकि उनको नियम, कानून और अधिकार ये उन तक पहुंचे। फिर हम उनके साथ धरातल की स्थिति भी शेयर करें। जब हम ऐसा कर पाएंगे तो फिर उनके सामने एक अच्छा समाचार जो है वो लाया जा सकेगा समाज के सामने। ये एक मीडिया की सेंसिटाइज करने की जिम्मेवारी सरकार से भी ज्यादा मुझे लगता है समाज की है, और स्वयंसेवी संगठनों की है, और खुद दिव्यांग जनों की है। एडवोकेसी भी एक टर्म हम यूज करते हैं कि ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट के नाते, कि जब समाज में हमें काम करना है तो हम अपनी एडवोकेसी, यानी दिव्यांग जन अपनी एडवोकेसी खुद करें, और उसके लिए, उस एडवोकेसी के लिए उनके पास मीडिया का एक बड़ा सहयोग पूर्ण व्यवहार उनको सामने दिखता है। क्योंकि मीडिया के लिए ये खबरें बहुत सनसनीखेज और बड़ी खबरें होती हैं। दिव्यांगता या विकलांगता, उनके ह्यूमन राइट्स का वायलेशन बहुत बड़े समाचार बनाता है। इससे लाभ क्या होता है समाचारों से? आम नागरिकों के बीच में, जैसा कि मैंने पहले कहा, विकलांगता को लेकर के लीगल लिटरेसी आती है, और उस लीगल लिटरेसी से क्या होता है कि बेचारगी वाला जो एक भाव है मन में, मीडिया के मन में भी है, कि ये दृष्टिबाधित होने के बावजूद यूजीसी नेट और जेआरएफ पास कर गया। अरे, मीडिया के लोगों को आप बताएंगे कि हमें अगर साधन दे दिए जाएं, हमें अगर टेक्नोलॉजी दे दी जाए, हमारे रास्ते की बाधाएं हटा दी जाएं, तो हम कोई भी काम कर सकते हैं। ये मीडिया को बताने की जिम्मेवारी स्वयंसेवी संगठनों की और दिव्यांग जनों के जो पेरेंट्स हैं और खुद दिव्यांग जनों की है। इसमें हम कहीं ना कहीं अभी तक पीछे रहे हैं, या हम थोड़ा पिछड़ते रहे हैं। मैं यहाँ का एग्जाम्पल देता हूँ, हिमाचल प्रदेश का। हमारे यहाँ बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल कॉलेज से लेकर यूनिवर्सिटी तक, जिनके बहुत मेजर अचीवमेंट हैं, और उन अचीवमेंट्स को हम देखें तो वो किसी भी नॉन डिसेबल्ड यानी गैर दिव्यांग किसी भी बच्चे से ज्यादा भी हमें दिखते हैं। इसका मतलब क्या है कि कोई भी ऐसी घटना
जो रूटीन से हट करके हो, एक पत्रकार के लिए बड़ा समाचार होती है। यहां पर हम देखें, कुछ वर्ष, कोई लगभग 5 वर्ष पहले, नाहन का एक विद्यार्थी था, नाहन डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में है और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में उसने एमए पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन लिया। वो जो है 100% ब्लाइंड है और उसने फर्स्ट सेमेस्टर में यूजीसी नेट क्वालिफाई कर लिया। वो क्या करता था उमेश, वो एक कान में ईयरफोन लेकर के बैठता था और लैपटॉप, और प्रोफेसर का लेक्चर भी सुनता था और लैपटॉप पर अपने नोट्स बनाता था। इसको हमने समाचार बनाया कि वो विद्यार्थी किस प्रकार से क्लास में बैठ करके लैपटॉप पर अपने नोट्स बनाता है, दिखता तो है नहीं। अब मीडिया वालों को नहीं पता था कि लैपटॉप पर ब्लाइंड लोग आसानी से काम कर सकते हैं। तो उस समाचार से, विजुअल मीडियम से लोगों, एक तो टीवी चैनल्स वालों को, प्रिंट वालों को, और दूसरे आम नागरिकों को भी पता चला कि टॉकिंग सॉफ्टवेयर भी कोई चीज होती है। और उसका अगला, फर्स्ट सेमेस्टर में उसने पॉलिटिकल साइंस में यूजीसी नेट क्वालिफाई कर लिया और दूसरे सेमेस्टर में वो जेआरएफ हो गया, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जो बहुत मुश्किल काम है। ऐसे ही फिर हमने उसका समाचार बनाया। अभी एक और विद्यार्थी है जो दृष्टिबाधित है, उसने एमए हिस्ट्री में बहुत अच्छे अंकों से पास किया और पहले अटेम्प्ट में, यानी कि पहले प्रयास में, वो जेआरएफ हो गया, जूनियर रिसर्च फेलो हो गया। ऐसे ही उसका और अन्य विद्यार्थियों का, एक हमारे यहाँ बहुत अच्छी उदीयमान सिंगर है, 100% ब्लाइंड है, मुस्कान। वो न सिर्फ एक सिंगर अच्छी है, मेरिटोरियस स्टूडेंट है, 10th +2 बीए एमए फ्लाइंग कलर से उसने, यानी बहुत अच्छे उच्च अंकों से उसने जो है अपनी परीक्षाएं पास की और उसको एक छोटी सी फेलोशिप मिल गई। वो 2018 में 2.5, और बहुत दूर दराज के इलाके की है, उत्तराखंड बॉर्डर के तरफ की, एक चिड़गांव है, दूर दराज का इलाका, वहां की है। जी डॉक्टर साहब, मैं बीच में थोड़ा सा माफी चाहूंगा इंटरप्ट करने के लिए, समय की थोड़ी सी सीमा है सर, तो थोड़ा अगर कंसाइज कर सके सर, प्लीज सर, प्लीज माफी चाहूंगा सर। हो गया है सर, आपका माइक्रोफोन म्यूट हो गया है सर, प्लीज उसको पहले अनम्यूट कर लीजिए। तो जी, अब ठीक है। मुस्कान को जब फेलोशिप मिली और उसको अमेरिका जाना था, अमेरिका में जब प्रोग्राम चल रहे थे और जब वो लौट करके आई, लगातार समाचार बनते रहे। जो अजय नाम का विद्यार्थी है, एमए हिस्ट्री में अच्छे नंबरों से पास हुआ, इसके अलावा सती अन्य विद्यार्थी, एक छात्रा हमारी जुडिशियल सर्विसेज में भी आ गई जो शारीरिक रूप से विकलांग है। लगातार समाचार बनते रहे। क्यों समाचार बनते हैं? क्योंकि न्यूज़पेपर के लिए ये बड़ी स्टोरी है और हमारे जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए समाज परिवर्तन, समाज की मानसिकता बदलने के लिए एक टूल है कि ये लोग बेचारे नहीं हैं, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं अगर इनके सामने से बाधाएं हटा दी जाएं। यही एक्सेसिबिलिटी के मामले में हमने एक्सेसिबल एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए मीडिया का बहुत सहारा लिया और अभी हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में कई रैंप, कई लिफ्ट और सारे साधन जो उपलब्ध होने वाले हैं, थोड़ी इसमें जुडिशियल इंटरवेंशन और बाकी मीडिया की इंटरवेंशन। तो इस प्रकार से हम देखें कि दिव्यांग जनों के सशक्तिकरण में बहुत व्यापक भूमिका मीडिया की है। बस अंत में मैं ये कहना चाहता हूं कि जो दिव्यांगजन हैं, उनके जो उनके माता पिता या उनके जो लोग अभिभावक हैं और जो जनों से जुड़ी संस्थाएं हैं, वो अपनी भूमिका अगर ठीक ढंग से पहचान लें और मीडिया के साथ तालमेल बनाएं, तो हिंदी पत्रकारिता गांव-गांव तक जाती है, समझी जाती है, समाचार उसके जाते हैं। समाज में परिवर्तन का वाहक हिंदी पत्रकारिता आजादी के बाद से रही है और दिव्यांग जनों के सशक्तिकरण में इसका बहुत बड़ा रोल अभी तक होता रहा है और भविष्य का मैं समय देख रहा हूं, बहुत मेजर रोल इसका होने वाला है। आपने मुझे इस वेबिनार में बोलने का अवसर दिया, मैं आप सभी का बहुत आभारी हूं और विशेष रूप से उन दिव्यांगजनों का और उनके अभिभावकों का और दूसरे साथियों का जो
आज के वेबिनार से कुछ टेक अवे करेंगे, कुछ सीख लेंगे और समाज में बेहतर काम करने के लिए आगे बढ़ेंगे। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सर, गर्वित आपके उद्बोधन के लिए। और आपके एक एक शब्द से ऐसा लग रहा था कि किस तरीके से आपने वास्तविकता के धरातल पर काम किया है। जिस तरीके से नाम लेकर के एक एक बच्चे के बारे में उसकी उपलब्धि बतलाना, वो अद्भुत है, अद्भुत है। वो सामान्य ढंग से ऐसे केवल छू करके निकल जाने वाली बात नहीं हो सकती। कहीं ना कहीं आप में ये काबिलियत रही सर, और उसका फायदा लोगों को मिला है। आपने चैरिटी मॉडल की बात की, आपने मेडिकल मॉडल की बात की, और वहां से पहुंच करके अभी राइट बेस्ड इंक्लूसिव सोसाइटी की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं और सरकारी तौर पर बढ़ चुके हैं। हालांकि अभी वास्तविकता के धरातल पर उसको लाने की जरूरत है, ऐसा आपने भी स्वीकार किया है। और अब हम मुखातिब होते हैं अपने अगले वक्ता, प्रमुख वक्ता की तरफ। अखबार की जब बारी आती है, अखबार का जब नाम लेते हैं तो एक पंक्ति, चूंकि मैं हिंदी का विद्यार्थी रहा हूं, एक पंक्ति सहसा याद आता है सर। और उसमें ये लिखा था कि खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। जब समाज में सब कुछ उलट पुलट हो जाए, जब सब कोई सुनने को तैयार नहीं हो, तो मीडिया का रोल बहुत बड़ा हो जाता है। और उस समय अखबार आपकी एक ऐसी आवाज बन करके आम जनमानस तक पहुंचने का काम करती है, आपके लिए एडवोकेसी करती है, जितना दूसरा कुछ भी नहीं कर सकता है। आज ये सोशल मीडिया या दूसरे और जो चैनल्स हैं, वो उस जिम्मेवारी को बखूबी निभा रहे हैं। अब हम आमंत्रित करना चाहेंगे आज के दूसरे वक्ता और प्रतिष्ठित हिंदी दैनिक हिंदुस्तान गोरखपुर के स्थानीय संपादक श्री आशीष त्रिपाठी साहब को। मित्रों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि श्री आशीष त्रिपाठी साहब बेहद धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं और विगत 10 वर्षों आपकी कर्म उत्तर प्रदेश एक बड़ी आबादी पोलियो की समस्या से जूझ रहा था। हालांकि पल्स पोलियो अभियान आने के बाद से उसके नए केसेज मिलने तो बंद हो गए, लेकिन जो पुराने केसेज हैं वो अभी भी एक समस्याजनक स्थिति पैदा करती है, एक चिंता का विषय बना हुआ है सरकार के लिए भी और उन दिव्यांगजनों के लिए भी। उन्होंने सरकार के द्वारा इस दिशा में उठाए गए कदम को बखूबी आम जनमानस तक पहुंचाने का कार्य किया है, जिसके लिए इन्हें यूनिसेफ के द्वारा विशिष्ट सम्मान भी प्रदान किया गया है। स्वागत है सर आपका इस कार्यक्रम में, और हम चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं से मुखातिब हो सर। आप अपना उद्बोधन देने के लिए हमारे सामने आए सर। आप मेरी आवाज अब तक पहुंच रही है सर? श्री आशीष त्रिपाठी साहब। जी मधुकर जी, जी मधुकर जी सुन पा रहे हैं? स्वागत है सर आपका, स्वागत है, स्वागत है जी सर, सुन पा रहा हूँ सर। हाँ मधुकर जी, आज आपने बड़ी कठिन परिस्थिति में फंसाया है मुझे। प्रोफेसर अजय श्रीवास्तव जी को हमने पूरा बड़े ध्यान से सुना और बहुत ही रिच आपका लेक्चर था। अजय श्रीवास्तव जी को मेरी तरफ से बहुत बधाई और बहुत धन्यवाद। वो बड़ा उपयोगी लेक्चर उनका दिव्यांग जनों के लिए भी, उनके परिजनों के लिए भी और शेष समाज के लिए भी। और जब जब ये सोशल मीडिया पर वायरल होगा, आपका वेबिनार जाएगा, लोग सुनेंगे, हजारों लोगों तक पहुंचेगा, तो बहुत सारे लोगों को आपके हर वाक्य में एक नई जानकारी थी और नई दृष्टि देने के लिए श्रीवास्तव जी को बहुत धन्यवाद। सीआरसी के निदेशक रमेश पांडे जी, नीरज मधुकर जी, सहायक प्राध्यापक सीआरसी गोरखपुर, अरविंद पांडे जी, विशेष शिक्षक सीआरसी गोरखपुर, आप लोगों ने मुझे यह अवसर दिया है। इस समय लगभग 185 लोग जुड़े हैं, उन सभी लोगों से बात करने के लिए। लेकिन एक चुनाव आपने गड़बड़ प्रोफेसर श्रीवास्तव साहब के साथ मुझे रखा। आज के लिए तो प्रोफेसर श्रीवास्तव साहब अकेले पर्याप्त थे और इतनी रिच डाइट के बाद अब मेरे रूप में आप नींबू पानी पेश कर रहे हैं इन लोगों के लिए। ये बड़ा जबरदस्त, बड़ी जानकारियों से भरपूर लेक्चर था। और इसके बाद अब हमको जो कुछ शेयर करना है, तो बड़ी कठिनाई में तो आपने फंसाया, फिर भी हम कोशिश करेंगे अपने अनुभवों के साथ। पास बहुत कानूनी जानकारियां तो इस में नहीं है, कुछ थोड़े से अनुभव हैं और कुछ परंपरा से आई हुई बातें हैं जिनका इस विषय से एक सीधा रिश्ता है।
आपने विषय रखा है दिव्यांगजन सशक्तिकरण में हिंदी पत्रकारिता की भूमिका। हिंदी पत्रकारिता, अभी जो आपने एक शेर अकबर इलाहाबादी का पढ़ा कि जब तो मुकाबिल हो तो चलो वो अखबार निकालो, ये तब उन्होंने कहा था जब अखबार ही था। तब आज पत्रकारिता लगभग हर हाथ में है, सबके पास मोबाइल हैं, और ऐसे ऐसे वीडियोस आप देखते होंगे जिनमें दिव्यांगजनों के भी वीडियोस होते हैं। वो भी एक तरह की पत्रकारिता है, जिसके बाद जो भी पीढ़ी उन वीडियोस को देखती है, जो प्रोफेसर श्रीवास्तव साहब कह रहे थे कि एक जो चैरिटी मॉडल है, चैरिटी मॉडल से ऊपर उठकर भी नए बच्चे सोचते हैं और में होते हैं। जो विषय था ये अपने आप में कई ऐसी चीजों को अपने अंदर समाहित किए हुए है, प्रकट रूप से इसमें नहीं दिख रही हैं, बिटवीन द लाइंस भी है इसमें। ये एम्पावरमेंट, जो सशक्तिकरण होना है, ये केवल दिव्यांग जनों का या उनके परिजनों का नहीं होना है। सशक्तिकरण काफी जरूरी है। अगर कोई सोसाइटी से उस सोसाइटी में एक उनके प्रति समानता का भाव नहीं है, उनके प्रति आदर का भाव नहीं है। अच्छा, अब हमने इसको हाथ में लिया, आप सुन पा रहे हैं? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो कोई भी सोसाइटी जो अपने समाज के दिव्यांग जनों के लिए केवल करुणा अपने मन में रखती है, केवल दया अपने मन में रखती है, तो वो सोसाइटी निर्बल ही मानी जानी चाहिए। वो उस सोसाइटी को भी सशक्त करने की जरूरत है। और ये जो सशक्तिकरण होता है, इसमें अकेले कानून, अकेले नियम, अकेले सुविधाएं ये पर्याप्त नहीं होती। एक उदाहरण देकर हम अपनी बात आगे बढ़ाएंगे। जैसे बच्चे को माता पिता की सेवा करनी चाहिए, यह सदियों से इस समाज में मान्यता थी। हमारा समाज इसी तरह चलता था, लगभग पूरी दुनिया का ही समाज ऐसे ही चलता होगा। लेकिन समाज में रुग्णताएं आई, ऐसे तमाम उदाहरण आए, बच्चों ने अपने अभिभावक के अच्छा व्यवहार, तमाम खबरें ऐसी होते होंगे, टीवी पर देखते होंगे, अखबारों में भी, कानून के जरिए अभिभावकों ने अपना अधिकार प्राप्त किया। सुप्रीम कोर्ट तक मामले ऐसे पहुंचते हैं कई बार। तो जब सोसाइटी रुग्ण हो तब हमको अवेयरनेस की जरूरत है, और वो मीडिया के जरिए आती है। और मीडिया का अकेला जरिया आज की तारीख में अखबार नहीं है। जो भूमिका अखबार निभाता था, कई बार वो भूमिका अब सोशल मीडिया भी निभा रहा है। एक व्यक्ति जो किसी दिव्यांग छात्र के या दिव्यांग वृद्ध के या दिव्यांग महिला के किसी बड़े साहसपूर्ण काम या उसकी किसी मेधा को, किसी कौशल को कोई वीडियो अभिव्यक्त करता हो और वो कोई पोस्ट करता है, तो उसके बाद हम देखते हैं कि वो तमाम बार शेयर होता है और एक बड़ी आबादी तक पहुंचता है, वायरल होता है। और क्या यह शेयर होने का काम नहीं करता? तो निजी तौर पर हम कहते हैं कि बिल्कुल सेंसिटाइजेशन का काम करता है, और वो केवल करुणा के स्तर पर नहीं, मानवाधिकार के स्तर पर भी करता है, समानता के भाव के स्तर पर भी करता है। और इसका निश्चित रूप से कुछ ना कुछ असर जरूर पड़ रहा होगा। लेकिन इस समाज को भी बहुत एम्पावर करने की अभी जरूरत है, और हिंदी नहीं किसी भी भाषा की पत्रकारिता इसमें अपनी भूमिका निश्चित तौर पर निभा रही होगी। अब हम अपने इस करियर, पत्रकारिता के करियर और इससे बाहर की भी कुछ घटनाएं, कुछ किस्से ऐसे शेयर करना चाहेंगे जिससे यह बात समझने में आसानी होगी। करीब 2 साल पहले यहीं गोरखपुर के जिला अस्पताल के बाहर हमारे के साथी रिपोर्टर हैं मनीष, उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति है जो एक पैर से पहले से ही दिव्यांग है और दूसरे पैर में उसको कोई गंभीर चोट लगी है, लेकिन वह 1.5 साल से यहाँ रह रहा है जिला अस्पताल के बाहर। उसका कोई कठिन ऑपरेशन है और वो सर्जरी करने को जिला अस्पताल में कोई इसलिए तैयार नहीं है कि उसकी कोई देखरेख करने वाला नहीं है।
इसके बारे में ये एक ऐसी सूचना के तौर पर मनीष ने शेयर किया, और मनीष से देर तक जब उस विषय पर बात हुई तो ऐसी योजना बनी कि 1-2 दिन में उस व्यक्ति की कहानी छापी जाए। 3-4 दिन बाद मनीष ने वो कहानी छापी। वो छापने के बाद वहां के डॉक्टर्स भी कुछ चेते, लेकिन उनके पास उतने संसाधन नहीं थे कि वो करेक्टिव सर्जरी, बड़ी महंगी सर्जरी थी शायद, कि वो करते। तो मनीष के अपने सर्किल में जो डॉक्टर्स थे उसमें एक लीडिंग प्रैक्टिशनर हैं यहाँ ऑर्थोपेडिक सर्जन, संभवतः उनका नाम डॉक्टर अमित है। उन्होंने अपने संसाधनों से उस व्यक्ति को अपने अस्पताल तक पहुंचाया, वहां उसकी सर्जरी की, और महीने 1.5 महीने बाद वो वहां से मुक्त हुआ। तो उसका एक पैर तो प्राकृतिक रूप से खराब था, लेकिन वो चलने को जिस तरह विवश हो गया था, शब्दशः वह जिस समय खराब था पैर उसका और दूसरे पैर में भी चोट लगी थी, उसको पशुओं की तरह चलना उसकी व्यवस्था थी। उस दैन्य से, उस दीनता से उसको मुक्ति मिली, और अब संभवतः वो अपने गांव में रहता है और जो भी करता था वो करके अपनी रोजी रोटी है, आत्मनिर्भर है, एक पैर खराबी के बावजूद। ये एक छोटा सा उदाहरण है कि एक छोटी सी खबर कुछ समाज को सेंसिटाइज करती है। यद्यपि इसमें डॉक्टर श्रीवास्तव साहब जो कह रहे थे कि अभी भी समाज का एक बड़ा हिस्सा है जो इन गतिविधियों को पुण्य भाव से लेता है, अधिकार भाव से नहीं लेता, और अधिकार भाव से, मानवाधिकार के भाव से इसको लेने में अभी समाज को कुछ वक्त लगेगा। जैसा हम पश्चिमी देशों की कहानियां सुनते हैं या वहां के अनुभव जो लोग बताते हैं, वो बताते हैं कि वह समाज कम से कम इस पैमाने पर हमसे काफी आगे है, और वहाँ दिव्यांग जनों के प्रति जो शेष समाज का व्यवहार है उसमें दया और करुणा नहीं है, वो बिल्कुल समानता का व्यवहार है, और उसमें कुछ शुरुआती दौर में कानूनों ने भी मदद की होगी। लेकिन यह समाज धीरे धीरे जिस दिशा में, उसी दिशा जिस दिशा में वहाँ के नीति निर्धारक, वहाँ का मीडिया, वहाँ के चिंतनशील लोग उसको ले जाते हैं, ले जाने का प्रयास करते हैं। अगर हम बहुत पहले की बात करें, आप लोगों ने कुछ मुगल काल या अंग्रेजी काल यहाँ तक की बात की, अगर उस तो हमारे जितने भी ग्रंथ हैं, जिनको भले धार्मिक आवरण में देखा जाता हो कि ये वेद हैं, पुराण है, धार्मिक ग्रंथ हैं, ये दरअसल उस समय की पत्रकारिता ही है, उस समय के चेतनाशील लोगों के द्वारा लिखे गए अपने अनुभव हैं। तो उस समय की एक कथा आती है, अष्टावक्र की कथा, आप में से कुछ लोगों ने सुनी भी होगी कि अष्टावक्र 8 जगह से मुड़े हुए थे, और अपने उनके पिता शास्त्रार्थ में किसी से हार गए थे, तो राजा जनक के दरबार में ये निर्णय हुआ कि इसको नदी में डुबा दिया जाए। और फिर वो अष्टावक्र अपने नाना उद्दालक ऋषि जो थे उनके घर में पलते बढ़ते थे। तो एक कथा यह आती है कि राजा जनक के दरबार में अष्टावक्र जाते हैं, और जैसे ही वहां पहुंचते हैं तो विद्वानों की सभा है और वो शास्त्रार्थ चल रहा है। उस शास्त्रार्थ में जैसे ही वो द्वारपाल को हटाकर प्रवेश करते हैं, विद्वानों की सभा हंसने लगती है, और उन ठहाकों के बीच में अविचल खड़ा वो किशोर अवस्था का ऋषि अष्टावक्र, वो किसी और को नहीं, सीधे राजा जनक को ही संबोधित करते हैं और कहते हैं कि राजा जनक, क्या मूर्खों की सभा बुलाकर शास्त्रार्थ कर रहे हो? तो राजा जनक कहते हैं कि तुमको क्या दिख नहीं रहा, यहाँ सब ज्ञानी जन बैठे हैं और यह मूर्खों की सभा तुमको दिख रही है। अष्टावक्र उसके जवाब में कहते हैं कि निस्संदेह ये मूर्खों की सभा है जो अपनी आंखों से सिर्फ शरीर के ऊपरी हिस्से को, चमड़े को देखते हैं। इन्होंने अष्टावक्र के 8 स्थानों से मुड़े हुए शरीर को देखा है, अष्टावक्र को नहीं देखा। गहरे अर्थों में कहें तो प्रोफेसर श्रीवास्तव साहब बिल्कुल यही बात कह रहे थे कि जो व्यक्ति की अपनी सत्ता और यत्ता है वो शरीर के अंदर कहीं छिपी है, वो क्षमता है। जैसे तमाम मेधावी छात्रों की बात कही उन्होंने, तो वो जो चेतना है जो ज्ञान प्राप्त करती है वह शरीर से अलग है। शरीर उस चेतना का विस्तार है और वो चेतना इस शरीर का सूक्ष्मतम रूप है। उस दौर
के उन अष्टावक्र के द्वारा बोले गए कुछ श्लोकों, कुछ और बातों को मिलाकर जो बनी है उसको अष्टावक्र गीता कहते हैं। और आज हम कलयुग के इस अगर समय में मापें तो संभवतः 5000, 6000, 8000 कितने भी वर्ष हुए होंगे, उतने वर्ष बाद हम उस 8 स्थानों से मुड़े हुए ऋषि की बात कर रहे हैं। तो हमारा वह समाज इस तरह का था कि कुछ लोग ऐसे भी थे जो 8 स्थानों से मुड़े हुए शरीर को देखकर हंस रहे थे, और राजा जनक जैसे लोग भी थे जिन्होंने पैरों पर गिरकर उस व्यक्ति से क्षमा मांगी थी। निश्चित रूप से डॉक्टर प्रोफेसर श्रीवास्तव साहब राजा जनक वाली परंपरा के ही चेतनादर्शी ऋषि हैं और दिव्यांगजनों के लिए बहुत काम कर रहे हैं। किसी प्रसंगवश एक बार फिर उनका धन्यवाद किया जाए प्रोफेसर श्रीवास्तव साहब का। अपने पत्रकारिता के करियर में जो हमने काम किया, कुछ घटनाएं ऐसी सामने आई, उनको भी हम आपके साथ आज से करीब 15-16 वर्ष पहले मेरा काम था एक बड़े अखबार में, और हम वेस्ट यूपी में थे, मुरादाबाद में। और मुरादाबाद, बदायूं और ऐसे जिले पोलियो की कैपिटल माने जाते थे। तो लोगों को सेंसिटाइज करने के लिए WHO के साथ यूनिसेफ और बहुत सारे संगठन काम करते थे। तो एक बार एक सूचना आई कि हॉलैंड से संभवतः एक सज्जन आने वाले हैं, वो यहाँ लोगों से, पोलियोग्रस्त लोगों से बात करेंगे। तो उनका जब हम लोगों ने इतिहास पता किया कि वो कौन है जो आ रहे हैं, उनका नाम था रमेश पेरिस, और उनके दोनों पांव पोलियोग्रस्त थे। जब रमेश पेरिस आए, हम लोग उनसे मिलने गए, तो हमने ये पाया कि अपनी उस दिव्यांगता के बावजूद वो आदमी बिल्कुल जिंदा दिली से भरपूर था, जोश से भरपूर था, और उसके आसपास समृद्धि की भी एक जबरदस्त आभा थी। उनकी पूरी कहानी जब पूछी तो पता ऐसा चला कि वो नागपुर के आसपास कहीं कूड़े पर पाए गए थे और एक अनाथाश्रम में भेज दिए गए थे। उस अनाथाश्रम में हॉलैंड का कोई दंपति आया और उसने उस बच्चे को गोद लेने की इच्छा व्यक्त की, और गोद लेकर वो, उन दिनों भारत में गोद लेने के कानून इतने कठिन नहीं थे, कोई विदेशी भी गोद ले सकता था। वो लोग उनको लेकर चले गए। ये संभवतः 70 के दशक की बात होगी। और वो दंपति वहां का अच्छा बड़ा उद्योगपति था। उस बच्चे को लेने के बाद उन्होंने उसकी शिक्षा दीक्षा का बड़ा भरपूर इंतजाम किया। इतना अच्छा इंतजाम किया कि उस परिवार के पास अपना निजी हवाई जहाज भी था, और पैरों से अक्षम होने के बावजूद रमेश पेरिस एक सहयोगी पायलट के साथ उस जहाज को उड़ा भी लेते थे, ऐसा रमेश पेरिस ने खुद मुझे बताया था। उनसे हमने उनके पूरे जीवन के जो संघर्ष थे उन पर बात की, और बड़ा ताजुब ये हुआ कि उनके लिए ये शारीरिक चुनौती कोई बड़ी कठिन बात नहीं थी। उन्होंने कहा कि मेरे जीवन में केवल एक पीड़ा है, पैरों से मुझे कोई पीड़ा नहीं। उनके पास एक स्वचालित बहुत अच्छी कुर्सी थी जिस पर वो चलते थे, बात करते थे। उनकी पीड़ा सिर्फ यह थी कि वो अपने उन जैविक माँ बाप को खोज रहे थे। वो हर 2-3 वर्ष में एक बार आते थे और नासिक के इलाके में गांव-गांव जाकर पता करने की कोशिश करते थे कि आज से 40-50 बरस पहले किसी के घर में क्या कोई ऐसा बच्चा था जिसके पैर पैदाइशी खराब रहे हों और उसने कूड़े में फेंक दिया हो। उन्होंने अपनी शारीरिक चुनौतियों को तो बिल्कुल ठीक से पार पा लिया था। हमको अच्छी तरह याद है कि रमेश पेरिस की कहानी जब जिस दिन हमने लिखी, वो अखबार वेस्ट यूपी के लार्जेस्ट सेल का अखबार था, तो अगले दिन 100 से कम फोन नहीं आए मेरे पास। ये इस तरह सोसाइटी का और दिव्यांग जनों का एम्पावरमेंट भी होता है। ऐसी कहानियां जब लोग पढ़ते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि नहीं, जीवन सिर्फ खाना पीना और रहने के लिए छत होना ही नहीं है, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। और ये कहानियां सिर्फ दिव्यांग जनों को ही प्रेरित नहीं करती, एक चुनौती खड़ी करती हैं उन लोगों के लिए भी जो स्वस्थ शरीर के हैं, और उनमें भी एक उत्साह जगाती हैं कि हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं।
इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है कि दिव्यांग जनों के माता पिता भी तो ऐसी कहानियों से प्रभावित होते होंगे। उनके मन में भी जब कभी कोई निराशा आती है, उस निराशा से पार पाने में ऐसी खबरों का, ऐसी कहानियों का बड़ा रोल होता होगा। और जब जब अखबार में ऐसी कोई कहानी, ऐसी कोई चुनौती छपती है, तो निस्संदेह वो हजारों लोगों को प्रेरित करती है। यद्यपि हर मन पर उसका अलग तरह का असर होता होगा, लेकिन हमको ये सकारात्मक ढंग से मानना चाहिए कि ऐसी कहानियों का ज्यादातर लोगों पर अच्छा ही असर पड़ता होगा। हम अपने साथियों के साथ जब बात करते हैं अखबार में, तो बिल्कुल साफ साफ रेखांकित करके तो अजय श्रीवास्तव जी ने बताया, चूंकि वो इस क्षेत्र के संभवतः बड़े अच्छे अध्येता हैं, लेकिन बिना किसी एकेडमिक जानकारी के, बिना उसके कानूनों की जानकारी के हम जब अपनी टीम के साथ बात करते हैं, तो हम उनसे ये कहते हैं कि ऐसे लोगों की कहानी जब भी आए तो वो उनके जीवन की कड़ी परीक्षा और उसका सामना करने के साहस की कहानी बनकर आए। केवल दया और करुणा की कहानी बनकर ना आए, सहानुभूति की कहानी बनकर ना आए, सहयोग की कहानी बनकर रीडर के सामने जाए, समानता की कहानी बनकर जाए, और अगर जरूरत पड़ती है तो मानवाधिकार और कानून का भी उसमें कहीं ना कहीं इनपुट जरूर हो, और उसके स्पेशलिस्ट से बात करके उस महत्वपूर्ण खबर में उनके वर्जन के रूप में जाए। परीक्षा परिणामों में हम खास तौर पर कहते हैं कि परीक्षा परिणामों में ऐसे बच्चों को जरूर छांटा जाए, और उन्होंने कैसे मेहनत की, उनका क्या तरीका था पढ़ने का, उनको कैसे समाज से सहयोग मिला। समाज का जो ज्वलंत विषय होता है, अभी जब रिजल्ट आए तो उन दिनों ये चीन वाला इशू भी गर्म था, तो वो समकालीन विषयों पर वो बच्चे कैसे सोचते हैं, इस पर भी जरूर बात की जाए। हम तो यहाँ तक देखते हैं कि अगर कहीं कोई बड़ा सड़क हादसा होता है जिसमें 10, 20, 25 लोग घायल होते हैं या मौतें होती हैं, तो उनमें भी हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि उनमें जो बचे हुए लोग हैं, उन बचे हुए लोगों में क्या कोई दिव्यांग था, या जिसकी मृत्यु हुई क्या उनमें कोई दिव्यांग था, और उसकी क्या कहानी थी, उसका क्या संघर्ष था, उसको भी सामने लाया जाए। खेलों में सामने लाया जाए, आर्ट एंड कल्चर में सामने लाया जाए। कई सारे उदाहरण प्रोफेसर श्रीवास्तव साहब ने बताए हैं, और ऐसी प्रतिभाएं ये तो नहीं कहेंगे कि गांव गांव भरी हैं, लेकिन अगर आंख खोल कर देखा जाए तो इस समाज में ऐसी तमाम कहानियां मिलती हैं, और हमारे रिपोर्टर्स के पास लिखने का अवसर महीने 2 महीने में एक बड़ी अच्छी शानदार स्टोरी निकालने का अवसर जरूर आता है, जो दूसरे मीडिया संसाधनों से आपको डिफरेंशिएट तो करता ही है, समाज को बहुत कुछ देता भी है। बीच बीच में ऐसे अवसर भी हम लोगों को तलाशने चाहिए। हम कोशिश भी करते हैं जिसमें देश के, दुनिया के अन्य जो दिव्यांगजन हैं, जिन्होंने समाज में या देश दुनिया में अपना कोई महत्वपूर्ण स्थान बनाया है, इनमें प्रमुख नाम आता है स्टीफन हॉकिंग साहब का ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, जिन्होंने लिखी और बेस्ट सेलर हुई। वो ऐसे लोग जो जीवन में एक कदम भी नहीं चले, उन्होंने इस अंतरिक्ष के एक छोटे से प्लेनेट धरती से तमाम प्लैनेट्स के बीच के जो अंतर संबंध है, वहां तक उस व्यक्ति की सोच थी जो अपनी गर्दन अपने आप सीधा भी नहीं कर पाता, क्वाड्रिप्लीजिया से बरसों से ग्रसित। ऐसे महान वैज्ञानिक की कहानी अगर कोई भी दिव्यांग जन पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से उससे वो अपना एक जुड़ाव जरूर महसूस करते हैं। हमारे अपने परंपरा से आए हुए ज्ञान में और हमारे मध्यकालीन इतिहास जिसके साफ साफ प्रमाण मिलते हैं, वहां तक बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं। हम सब लोगों ने अपने बचपन में कभी न कभी कहीं ना कहीं सूरदास को जरूर पढ़ा होगा, और सूर के साहित्य में कई जगहों पर रंगों का इतना सुंदर चित्रण है कि एक ऐसा जो आंखों से ही दिव्यांग है, जिसकी ज्योति नहीं है, वो उन रंगों का चित्रण कैसे कर पाया होगा, इससे उसकी क्षमता का अंदाजा लगता है, उससे उसकी कल्पना क्षमता का अंदाज लगता है। हम लोग अपने घर में किसी छोटे से बच्चे को जब मुंह में आइसक्रीम लगाए हुए देखते हैं तो बड़ा सुंदर हमको वो बच्चा दिखता है, लेकिन वो हम आज देख रहे होते हैं आंखों से सूर व्यक्ति को, बाबा सूरदास को भगवान कृष्ण की उन्होंने कल्पना की है, मुख दधि लेप लिए। यह पद जब उन्होंने लिखा होगा तो उनकी आंखों के सामने वही दृश्य रहा होगा कि एक घुंघराले बालों वाला बच्चा
जैसे हमारे घरों के बच्चे आइसक्रीम मुंह में लपटाए हुए दिखते हैं, वैसे सूर्य को उस समय कृष्ण दिखे होंगे। ये किसी दिव्यांग की आंख से देखा गया सच हो सकता है क्या, जिसकी आंख में ज्योति नहीं है? बिल्कुल हो सकता है, और हुआ है, तभी उन्होंने लिखा है और आज तक उनके पद गाए जाते हैं। तो दिव्यांग जनों की उन अनंत क्षमताओं को का आदर भरपूर होना चाहिए, लेकिन उस आदर में करुणा भाव तो सृष्टि में सभी के प्रति होना चाहिए। ये हमारा परंपरा से आया हुआ ज्ञान भी कहता है, और हमारे घर में बचपन से जो सीखें दी जाती हैं उनमें भी ये बात शामिल है। लेकिन यह बात नए सिरे से समाज में एक सेंसिटाइजेशन की जरूरत है, एम्पावरमेंट की जरूरत है। और ये एम्पावरमेंट केवल विकलांगों के लिए, दिव्यांगों के लिए नहीं, पूरे समाज के लिए, उनके अभिभावकों के लिए, कि उनमें सब में वही चेतना है जो किसी भी स्वस्थ व्यक्ति में है। बस एपरेटस लेवल पर कुछ कमियां हैं। हमारे हाथ पांव सब एपरेटस हैं, हमारे 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां हैं। ये हमारे एपरेटस हैं, ये हमारी पूरी ताकत नहीं है। पूरी ताकत मन की चेतना है, सोचने समझने की शक्ति है, और उस सोचने समझने की शक्ति को विकसित भी किया जा सकता है। तमाम दिव्यांग जनों ने इसको साबित भी किया है। उनकी उन क्षमताओं को केवल प्रणाम नहीं करना है, केवल उनकी सराहना नहीं करनी है, उनके प्रति समादर और समानता का भाव भी रखना है। हिंदी पत्रकारिता में जो लोग हैं, किन्हीं संस्थानों के रूप में काम करते हैं, अखबारों में, टीवी चैनलों में काम करते हैं, वेबसाइट्स में काम करते हैं, उनको तो इसका विशेष ख्याल रखना ही चाहिए। साथ में जो लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, उनको भी तमाम जो सामग्री आती है, वायरल होती है, उसको शेयर करने से पहले, आगे बढ़ाने से पहले एक बार यह जरूर सोच लेना चाहिए कि हमारे द्वारा इसको शेयर करने का, जिस तरह का वो वीडियो है, उससे जुड़े हुए लोग, उससे समानता रखने वाले लोगों पर, उनके आसपास के लोगों पर कैसा असर पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि हम जो शेयर कर रहे हैं अपनी नादानी में, वो किसी के अंदर कोई हीनता का बोध जगाए और वो एम्पावरमेंट वाला सपना ऐसे वीडियोस के जरिए चकनाचूर होता है। बहुत सावधानी और ध्यान रखने की भी जरूरत है, क्योंकि हर आदमी जिसके हाथ में एक बढ़िया वाला मोबाइल है, वो पत्रकार है, वो पत्रकारिता करता है। वो जितने बार शेयर करता है, समझिए वो कुछ ना कुछ पत्रकारिता के अंश को जीता है। तो समाज के हर व्यक्ति को ये सावधानी भी रखनी चाहिए, उसकी ये जिम्मेदारी भी है, और समाज इसी तरह से एम्पावर होगा। और धीरे धीरे निस्संदेह हम लोग 40-50 साल में पश्चिमी देशों की तरह हम अपने यहाँ भी एक ऐसी स्थिति बना सकेंगे जहाँ दिव्यांग जन केवल करुणा या दया के पात्र नहीं होंगे, वो समानता और पूरे आदर के साथ समाज में देखे जाएंगे। आपने यह अवसर दिया, हमने भी अपने समय से कुछ ज्यादा ले लिया है, तो सीआरसी के निदेशक रमेश पांडे जी, नीरज मधुकर जी, अरविंद पांडे जी, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे पूरा विश्वास है कि यह वेबिनार पूरे समाज के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने बहुत ही विस्तार से जिस तरीके से वर्तमान परिस्थितियों को हिस्ट्री से जोड़ा है, इतिहास से जोड़ा है, अध्यात्म से जोड़ा है, आपने एकेश्वरवाद और द्वैतवाद के सिद्धांत को भी इसके बीच में समाहित किया है, उन दोनों चीजों को मिलाकर के जो लोगों तक मैसेज पहुंची है वो अद्भुत है। और मैं अब अगले कदम की तरफ बढ़ना चाहूंगा। इससे पहले कि मैं अगले कदम पर बढ़ूं, एक मैसेज है हमारे पार्टिसिपेंट और हमारे वरिष्ठ साथी हैं, वरिष्ठ पुनर्वास व्यवसायिक मनोविकास केंद्र संस्थान जो दिल्ली का है, डॉक्टर भुवन साहब, डॉक्टर आलोक भुवन साहब, उन्होंने लिखा है कि चुनौती को अधिकार में बदलना और मीडिया की पहुंच बहुत ही सराहनीय पहल हो सकती है, लेकिन ऐसे रिपोर्टर्स की आज के डेट में बेहद कमी है। मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं डॉक्टर साहब, और मैं उम्मीद करूंगा कि ऐसे रिपोर्टर्स आगे आने वाले दिनों में आए जो खुल करके अपनी बातों को लिख सके। और जहां मुंशी प्रेमचंद की बात एक याद आती है सर कि क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात न कहोगे, तो ये परिस्थिति से लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा। कौन बुरा मान जाएगा, कौन अच्छा मान जाएगा, ये रिपोर्टर का काम सोचने का नहीं है। और रिपोर्टर उन्मुक्त भाव से जब तक कि लेखनी के ऊपर पहरा रहेगा तब तक ये समस्या रहेगी। लेखनी को उन्मुक्त भाव से बहने की जरूरत है। समाज की जो परिस्थितियां हैं उसको खुले मन से मंच पे रखने की जरूरत है, बिना ये सोचे हुए
कि बहुत ज्यादा दूसरे लोग क्या सोचेंगे और नहीं सोचेंगे, इसके बजाय समाज के हित को सोचना ज्यादा प्रभावकारी होगा। मैं अगले पड़ाव की तरफ बढ़ता हूं, जो डिस्कशन सेशन है। हालांकि हम लोग समय से ऑलरेडी 15 मिनट लेट हैं, तो एक एक सवाल मैं केवल लूंगा। एक डॉक्टर प्रदीप पाहवा साहब ने सवाल पूछा है सर, कि खास करके उनका जो ध्यान है वो सर दोहरी दिव्यांगता की तरफ है। एक तो दिव्यांग और उसके बाद ऊपर से महिला। अपने समाज में जो एक नकारात्मक सोच है, महिलाएं क्या करेंगी। हालांकि महिलाओं ने बहुत तेजी से आगे बढ़ करके लोगों को दिखाया है, और आज आने वाले दिनों में जितनी भी परीक्षाएं हैं, वो चाहे मैट्रिकुलेशन की परीक्षा हो, 10+2 की हो, या यूनिवर्सिटी लेवल पे हो, या यूपीएससी की परीक्षा हो, उन सारी परीक्षाओं में उन्होंने अपने आप को सिद्ध किया है। वो चाहे किसी भी तरह का कौशल विकास हो, सारी जगहों पे उन्होंने अपने आप को सिद्ध किया है। लेकिन बावजूद यह कहना मुनासिब होगा कि समाज में आज भी महिलाओं के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण हावी है। और ऐसी ही परिस्थितियों से जब हम एक तरफ समावेशित समाज की बात करते हैं, तो उस पर यह सवाल खड़ा होता है कि उस समावेशित समाज में ऐसा कौन सा लेजिस्लेशन को एडॉप्ट किया गया है जो उन महिलाओं को, जो दिव्यांग महिलाएं हैं, उनको एक समानता का अधिकार देती है, उनकी सुरक्षा का अधिकार देती है। इसके बारे में सवाल किया गया है डॉक्टर अजय श्रीवास्तव साहब से। मैं चाहूंगा कि सर आप इसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दें हमारे श्रोतागण को, और खास करके जो इस प्रश्न के पूछने वाले हैं डॉक्टर प्रदीप पाहवा साहब को, कि ऐसे कौन से लेजिस्लेशन है जो उनको समानता का अधिकार देती है और उनके मानवाधिकार की सुरक्षा करती है। डॉक्टर पाहवा को मेरा नमस्कार। आपका प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं देखता हूँ, मैं तो यहाँ पहाड़ पे रहता हूँ, यहाँ हिमाचल प्रदेश में देखता हूँ कि अगर विकलांगता है, और अगर वो महिला है, और अगर वो गरीबी है, तो उसकी दिक्कतें दुगनी चौगुनी 8 गुनी बढ़ जाती हैं। ये सिर्फ हिमाचल प्रदेश में नहीं, पूरे देश में ये दिक्कत है। लेकिन जो बात आपने कही कि कोई क्या विशेष कोई कानून है ऐसा जिसमें उनको समानता का अधिकार दिया गया है, ये कानून के अंतर्गत समानता का अधिकार नहीं आता है। ये हमारे जो हमारा संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, उसमें बिल्कुल स्पष्ट है कि जाति, भाषा, प्रांत, मजहब, और अब हमने सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद उसको और ज्यादा विस्तार दे दिया, ऑन द बेसिस ऑफ डिसेबिलिटी यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन 2 पर्सन ऑन एनी ग्राउंड। तो जब किसी भी आधार पर हम उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं, तो इसका मतलब है समानता का उनको अधिकार है। जैसे जब विकलांगता की बात आती है, तो उसका अर्ली डिटेक्शन, यानी कि शुरुआती चिन्ह, उसकी पहचान, उसके बाद स्कूल में लड़के और लड़की के दाखिले में कोई अंतर नहीं है, उनको बिल्कुल समान अधिकार है। उसके बाद नौकरी या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, कोई अंतर नहीं है। विवाह में भी कोई अंतर नहीं है। यदि दो वयस्क व्यक्ति हैं और वो चाहें, लड़का लड़की किसी भी विकलांगता के हैं, तो वो शादी कर सकते हैं। इसमें दिक्कत कानून की बिल्कुल नहीं है। हमें जो दिक्कत पेश आती है वो समाज की मानसिकता की आती है, क्योंकि हमारी मानसिकता अभी भी लड़के और लड़की को बराबर मानने को तैयार नहीं है, और अगर लड़की विकलांग है तो उसकी दिक्कतें और ज्यादा बढ़ा दी जाती हैं। ये समाज की पैदा की हुई कृत्रिम बाधाएं हैं, जिन्हें तोड़ने के लिए कानून ने व्यवस्था तो कर दी है। समाज और नौकरशाही और सरकार, इससे लागू कराने के लिए समय समय पर हमें संघर्ष भी करना पड़ता है, और अंततः अगर कहीं से हमें रास्ता नहीं मिलता है तो हमें न्यायपालिका यानी कि माननीय उच्च न्यायालय। एक बात जो बीच में मैं और बताना चाहता हूं कि हर स्टेट में स्टेट डिसेबिलिटी कमिश्नर और राष्ट्रीय भी ऐसी व्यवस्था है, तो उनके पास भी हम इस प्रकार की कहीं भेदभाव होता है तो शिकायत दर्ज करा सकते हैं। धन्यवाद जी। थैंक यू सर, थैंक यू। स्टेट डिसेबिलिटी कमिश्नर साहब का जो आपने रास्ता बतलाया वो शायद सुगम होगा, वहां तक लोग पहुंच पाएंगे, अपनी बातों को रख पाएंगे।
और शुरुआती दौर में अगर जिला स्तर पे कहीं समान उनके लिए समस्या का समाधान मिल जाए तो वो बेहतर है। नहीं मिल पाता है तो स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी के तहत जो कमिश्नर साहब बनाए गए हैं, दिव्यांगजन आयुक्त, राज्य दिव्यांगजन आयुक्त, उनके पास उस तरह की समस्याओं का निराकरण के लिए जाया जा सकता है। उनके कोर्ट में इस तरह की अपील की जा सकती है। उम्मीद है पाहवा साहब इससे संतुष्ट होंगे। और अब हम अपने वरिष्ठ हमारे बड़े भाई श्री आशीष त्रिपाठी साहब की तरफ हम मुखातिब होना चाहेंगे अगले प्रश्न के लिए, और अंतिम प्रश्न इस सेशन का उसके लिए कि नए पत्रकार किस प्रकार से दिव्यांग जनों के लिए एडवोकेसी कर सकते हैं, इसके बारे में कुछ संदेश दे सर उनको, ताकि उनको भी जागरूक किया जा सके। क्योंकि जो पत्रकारिता से जुड़े हुए मित्र हैं उनको दिव्यांगता के क्षेत्र में रुचि पैदा करना बहुत जरूरी है, ताकि दिव्यांगजनों की समस्याओं को वो प्रमुखता दे और उनकी समस्याओं को लोगों तक रख सके सर। तो उसके लिए एडवोकेसी किस प्रकार से कर सके उस पर अगर आप कुछ विचार दे सके सर। उसके लिए मधुकर जी, ये सवाल किसने पूछा है? ये नाम तो मैंने नोट नहीं किया इसमें। अच्छा, ठीक है, ये प्रश्न तो जिस भी नौजवान ने ये प्रश्न पूछा है, इसके लिए कोई किसी तरह की न योजना बनानी है न किसी तरह के प्रशिक्षण की जरूरत है। इसके लिए सिर्फ एक शर्त जरूरी है जो किसी भी तरह की पत्रकारिता के लिए जरूरी है कि हम सजग हों, हम हमारे अंदर किसी के भी प्रति आदर की भावना हो, सहानुभूति की भी भावना हो, आदर की भी भावना हो, और हम समस्या को देख पा, हम किसी के मानवाधिकार का हनन हो रहा हो उसको देख पा रहे हों। और एक जो बड़ी जड़ टाइप की कहावत पत्रकारिता के लिए कही जाती है कि पत्रकारिता निष्पक्ष होनी चाहिए। पत्रकारिता कभी निष्पक्ष नहीं हो सकती। पत्रकारिता हमेशा सच के पक्ष में, न्याय के पक्ष में होती है। और अगर यह पक्ष किसी के अंदर भी प्रबल है, वो भले पत्रकारिता में हो या न हो, वो उसकी दृष्टि उसी तरह से विकसित होती जाती है, उसके काम उसी तरह से होते चले जाते हैं, उसके आचरण में वो बात शामिल हो जाती है। अगर कोई पत्रकारिता कर रहा है और वो अपनी निगाहें खुली रखता है, अपनी नाक कान तेज रखता है, न कही गई बात भी सुन लेता है, खबरों को सूंघ लेता है, तो वो स्वयं अपनी प्रैक्टिस से ही वो उन जगहों पर उसका ध्यान चला जाएगा जहां पर किसी दिव्यांग के साथ कोई भेदभाव हो रहा होगा, उसके अधिकार छीने जा रहे होंगे। खुद ही निगाह पड़ेगी और आप फिर खुद ही अपनी स्किल से उनको खबर बना सकते हैं। और हम किसी को न्याय दिलाने के लिए, पत्रकारिता कोई एनजीओ जैसी वर्किंग नहीं है, पत्रकारिता किसी सरकारी विभाग जैसा सिस्टम इसमें नहीं है कि हम उसको लेकर कहीं जाएंगे। हम सिर्फ अपने खबरों के जरिए ही असर पैदा करते हैं कि वहां जहां भी अधिकार का हनन हो रहा है और उसको रोकने के जो जिम्मेदार हैं वो स्वयं वहां तक पहुंचेंगे। तो जब आप खबर लिखते हैं तो उसमें इन सारे तथ्यों को कहां कहां अधिकार छीना जा रहा है, और वो जैसे ही रेखांकित होती है वो बात खबर के रूप में, तुरंत उस पर असर होता है। अगर नहीं होता तो हम उसके फॉलो अप करते हैं। बस केवल यही बात हमको ध्यान रखनी है कि हमारी निगाह वहां तक जरूर पहुंचे। धन्यवाद जी, थैंक यू सर। और इस कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर हम अब अनुरोध करना चाहते हैं अपने सहयोगी श्री अरविंद पांडे जी से कि वे आए और इस कार्यक्रम के अंत में हमारे जितने भी सम्मानित अतिथिगण हैं आप उनके प्रति आभार प्रकट करें। अरविंद पांडे जी, आवाज पहुंच रही है मेरी? सर जी सर धन्यवाद सर। आज के इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में अपना आशीर्वाद प्रदान करने वाले डॉक्टर अजय श्रीवास्तव जी, मैं सीआरसी गोरखपुर की तरफ से तथा अपने विभाग की तरफ से आपके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि सर आज रविवार के दिन भी आपने हमारे प्रतिभागियों के लिए अपना समय दिया है। सर मैं आभारी हूं आज के वक्ता श्री आशीष त्रिपाठी जी, जो हमारे यहाँ हिंदुस्तान के स्थानीय संपादक भी हैं। सर आपने भी अपने व्यस्ततम समय में से हमारा मार्गदर्शन किया है, हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। सर मैं सीआरसी के निदेशक डॉक्टर रमेश कुमार पांडे जी के प्रति भी आभार प्रकट करता हूं, जिनकी अध्यक्षता में यह इस श्रृंखला का सफलतापूर्वक आयोजन हो रहा है। सर हम आभारी हैं गोरखपुर क्षेत्र के
प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बंधुओं का, जिनके सहयोग के बिना इतने कम समय में सीआरसी के इस मुकाम पर पहुंचना संभव नहीं था। मैं आज के कार्यक्रम के समन्वयक श्री नीरज मधुकर जी का भी आभारी हूं, जिन्होंने इस महत्वपूर्ण विषय का चयन किया तथा कार्यक्रम का सफलतापूर्वक संचालन किया है। हम आभारी हैं उन तमाम सम्मानित दिव्यांगजन, उनके माता पिता तथा अन्य स्वयंसेवी संगठनों से जुड़े हुए प्रतिभागी गण का भी, जिन्होंने पूरी शिद्दत से इस कार्यक्रम में अपना प्रतिभाग किया है। हम उनके प्रति भी अपना आभार प्रकट करते हैं, जिन्होंने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना सहयोग दिया है। मैं सीआरसी की तकनीकी टीम के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने सफलतापूर्वक इस कार्यक्रम का संचालन किया है और कार्यक्रम के दौरान में होने वाले डिस्टर्बेंस को रोकने का पूरा प्रयास किया है। हम इस कार्यक्रम से जुड़े अन्य सभी लोगों का भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं, आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद करते हैं सर। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अरविंद जी। और हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं आलोक भाई साहब, मैं आपके प्रति भी आभार प्रकट करता हूं। भैया आपने समय निकाला और एक्टिव लिसनर के तौर पे हम लोगों को हमेशा मार्गदर्शन दिया है। और आज भी मैं आपका पढ़ रहा था, जितना भी चैट बॉक्स में आपने सजेशंस दिए हैं, भैया एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सारे सम्मानित अतिथिगण, पार्टिसिपेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सीआरसी परिवार आपका सदैव आभारी है। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। नीरज जी, आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, थैंक यू। ऐसे ही लगे रहिए, बहुत ऐसे काम की जरूरत है। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। हेलो गुरु जी। अशोक सर।